नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। किसान आंदोलन अपने पीक पर है, लेकिन इन दिनों हरियाणा और पंजाब के बॉर्डरों पर किसान थमे हुए हैं। दिल्ली चलो जो कॉल दी थी, लेकिन प्रशासन ने जिस तरीके से किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए, तो उसके बाद आंदोलन पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर थम चुका है। इस बीच किसान नेताओं ने कॉल किया है कि 6 मार्च को फिर से दिल्ली चलो की कॉल होगी और जो दूसरे राज्यों के किसान होंगे वो दिल्ली अब पहुंचेंगे। अब किसान आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ेगा, किसानों के जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे जो समस्याएं हैं वो किस तरीके से सुलझेंगी, क्या किसान आंदोलन में अब तक क्या हुआ, सरकार से जो बातचीत हुई वो क्यों बेपटरी हुई, सरकार से बातचीत का जो प्रस्ताव अब आएगा तो क्या उस पर बात बनेगी, या जो सरकार ने जो समझौता दिया, सरकार ने जो प्रस्ताव दिया, उस प्रस्ताव के मायने किसान नेताओं के लिए क्या है। तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तमाम पहलुओं पर हमारे साथ युवा किसान हैं जो इस आंदोलन का युवा चेहरा बनकर उभरे हैं, किसानों की बड़ी उम्मीद बनकर उभरे हैं। मैं उनका स्वागत करूंगा। अभिमन्यु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। इस आंदोलन का आप युवा चेहरा बनकर उभरे हैं और किसानों की आवाज को जिस जीवटता के साथ आपने उठाया है, तो बड़ी भारी संख्या में किसान आपसे उम्मीद भी लगाए बैठे हुए हैं। अभिमन्यु जी, अब सबसे पहली बात मैं यही से शुरू करूंगा, अब किसान आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा? 20 दिन से अधिक हो गए। 13 फरवरी से आप लोग शंभू और खनौरी बॉर्डर पे डटे हुए हैं, बॉर्डरों पर रोका गया है। अब क्या तैयारियां हैं आंदोलन को लेकर आगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मनोज जी, महत्वपूर्ण बात ये है कि जो पिछले 21 दिनों में हमने जो यहाँ पे देखा, जो यहाँ पे सहा, हमने कभी सोचा नहीं था, हमने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि हमारे लोकतांत्रिक देश में इस तरीके का व्यवहार देश के अन्नदाता के साथ होगा। सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी किसानों के ऊपर जुल्म करने में। यहाँ सीधी गोलियां भी चलाई गई, छर्रे भी चलाए गए, 315 बोर के, 12 बोर के, 32 बोर के। यहाँ जहरीली गैस के गोले भी छोड़े गए। तमाम हथकंडे जो सरकार अपना सकती थी, सरकार ने वो अपनाए। लेकिन उसके बावजूद किसान शांतिपूर्ण तरीके से दोनों मोर्चों पे बैठे हुए हैं। रही बात आगामी कार्यक्रमों की, तो दोनों फोरमों ने जो आगामी कार्यक्रम दिए हैं, पहला कार्यक्रम ये है कि भाई 6 तारीख से पंजाब और हरियाणा के अलावा अन्य जो राज्य हैं, वहां के किसान 6 तारीख से ट्रेन, बसों या कोई पैदल, चाहे पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल पे दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे 6 तारीख से। कुछ राज्यों में किसान 6 तारीख को चलेंगे, कुछ के 7 को चलेंगे, कुछ के 8 को चलेंगे। सब अपनी तैयारी करके उस अनुसार चलेंगे। हरियाणा और पंजाब वाले जो किसान हैं, वो इन दोनों शंभू खनौरी बॉर्डरों पे ही रहेंगे। अभी और भी बॉर्डर बढ़ाने पे अभी विचार चर्चा चल रही है। तो इसके बाद 10 तारीख को देश भर में रेल रोको कार्यक्रम दिया गया है, जो भारत के हर राज्य में जिसको मजबूती से लागू करने के लिए तैयारियां करी जा रही है। ये जो कार्यक्रम होगा 10 तारीख को, वो 12 बजे से लेके 4 बजे तक होगा। और अभी कल शहीद शुभकरण सिंह जी की अंतिम अरदास उनके गांव बल्लो, जिला बठिंडा में हुई, पंजाब में, जहां पे लाखों की संख्या में देश भर से किसान और किसान नेताओं ने शामिल होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी है। अभिमन्यु जी, अब आंदोलन का देशव्यापी विस्तार करने की कोशिशें आपकी हो रही है, लेकिन इस बीच सरकार की तरफ से 4 राउंड बातचीत भी हुई। आपको लगता नहीं कि 5वें राउंड बातचीत की संभावनाएं हैं? 5वें राउंड की बातचीत को लेकर माहौल बनाया जाए, या 5वें राउंड की बातचीत को लेकर आपके तरफ से या सरकार की तरफ से किसी भी तरह से पहल हो? ये मुद्दा, आंदोलन ठीक है, बेशक आंदोलन लोकतांत्रिक देश में अधिकार है, लेकिन बातचीत के माध्यम से इस पूरे विषय को सुलझाने में आप लोगों को क्या समस्याएं अभी तक आई हैं, और कैसे लगता है कि क्या ये मुद्दा बातचीत के हद पर सुलझेगा? देखो, लोकतांत्रिक देश में किसी भी आंदोलन और किसी भी मुद्दे का समाधान बातचीत से ही होता है और बातचीत से ही होना चाहिए। हमारे माननीय मंत्री साहब कह रहे हैं, अर्जुन मुंडा जी, पिछले 10 दिनों से कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हम कह रहे हैं बातचीत के लिए, तो हम भी तैयार हैं, हम कब बातचीत से पीछे हटे हैं। लेकिन इस तारीख को किस जगह, किस समय पे सरकार बातचीत करेगी, वो तो बताए। खाली ये कहने से कि हम बातचीत को तैयार हैं, खाली ये कहने से तो बात बढ़ेगी नहीं। ये तो पिछली बार के आंदोलन की तरह हो गया, जब सरकार कहती थी हम बस एक कॉल की दूरी पे है, लेकिन ना तो वो कभी कॉल आई,
ना कभी वो नंबर हमें पता चला कि किस नंबर से कॉल आएगी, भाई हम भी उस नंबर को मिला लेते, लेकिन वो नंबर ही पता कभी नहीं चला। तो हमारा ये कहना है कि देखिए, लोकतांत्रिक देश में विचार चर्चा के माध्यम से ही, बहस के माध्यम से ही चीजों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। गोलियों के माध्यम से, लठों के माध्यम से, जहरीली गैसों के माध्यम से किसी भी आंदोलन को नहीं दबाया जा सकता। तो सरकार यदि बातचीत के लिए गंभीर है और सरकार यदि बातचीत के लिए बुलाना चाहती है, तो सरकार समय बताए, जगह बताए, तिथि बताए, हम निश्चित तौर पे बातचीत के लिए जाएंगे। हम कोई टेबल टॉक में कमजोर थोड़ी ना है। एक एक जो हमारी मांग है, अगर आप देखोगे 12 की 12 मांगे, उन तमाम मांगों पे 4 दौर की बैठकों में बड़े विस्तार से हमने चर्चा करी है। एक एक पॉइंट को सरकार के सामने हमने रखा है। तो हम ये कह रहे हैं, देखिए जो 5 फसलों का प्रपोजल आया, वो प्रपोजल हमने क्यों रिजेक्ट किया? वो इसलिए रिजेक्ट किया कि एक तरफ सरकार कह रही है कि भाई हम ये 5 फसलें अगर एमएसपी पे खरीदने की गारंटी देंगे तो हमें लाख सवा लाख करोड़ रुपया खर्चा आएगा। हम कह रहे हैं चलो ये ठीक है, अच्छी बात है ये। जब आप दालों का इंपोर्ट बाहर से बंद करने को तैयार हो, तो जो इस साल 1,41,000 करोड़ का पाम ऑयल बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है, वो जो पाम ऑयल से बनने वाले तेल शरीर के लिए भी नुकसानदायक है, आप उसको भी बंद क्यों नहीं कर रहे? भाई 1.25 करोड़ का दालों का इंपोर्ट बच जाए, 1.5 लाख करोड़ का पाम ऑयल का इंपोर्ट है वो बच जाए, तो टोटल हमारे देश के पास हो गए 2,75,000 करोड़ रुपया। तो 2,75,000 करोड़ रुपए में तो सरकार जिस तरीके से चाहे, जैसे चाहे वैसे एमएसपी गारंटी कानून बन सकता है। अभी सीआरआई एसआईएल की रिपोर्ट आई, जो रिपोर्ट तो ये कह रही है कि साल 2023 में जो उन्होंने एनालिसिस किया, बड़ा क्रेडिबल इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एनालिसिस ये किया कि अकेले साल 2023 में 21,000 करोड़ में पूरे देश के किसानों के लिए एमएसपी गारंटी का कानून बन जाता। तो भाई अगर सरकार की नीति साफ है, अगर सरकार की नीयत साफ है, तो सरकार ऐलान करे। हमसे मीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार अपने आप ही ऐलान करते। जैसे पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था, हमें कोई फोटो खिंचवाने थोड़ी जाना है वहां पे, हमें कुछ और काम करने थोड़ी जाना है, हम तो मांगे पूरी करवाने के लिए आए हुए हैं। सरकार ऐलान कर दे कि भाई हम एमएसपी गारंटी कानून बनाते हैं। अब उस एमएसपी गारंटी कानून के टर्म्स एंड रेफरेंस क्या होंगे, क्या उसकी चीज होगी अंदर, वो चर्चा का विषय हो सकती है। लेकिन भाई एमएसपी गारंटी कानून बनाना है या नहीं बनाना है, ये तो पॉलिटिकल डिसीजन है ना, ये तो पॉलिटिकल विल पावर का सवाल है ना। और रही बात उसके टर्म्स एंड रेफरेंस की, तो ये तो दो बातें आई। देखिए, मैं जो दो बातें निकल कर आती हैं, मैं आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आप अपनी बातें रख सकें, क्योंकि दो क्रॉस क्वेश्चनिंग सामने खड़ी नजर आती है। एक, सरकार ने जब 4 राउंड की बातचीत, चौथे राउंड में जो प्रपोजल आया जिसमें 5 फसलों की 5 साल खरीद की गारंटी थी, बेशक आप उसका दायरा बड़ा कर सकते थे। क्या आपको लगता नहीं कि वो प्रस्ताव अगर स्वीकार कर लिया जाता तो जो मौका है, जो नजाकत है, इसमें किसान आंदोलन की जीत होती, किसानों को फायदा मिलता? पहली बात। दूसरी बात, आप आपकी खुद जो मांगे हैं उसमें एक तरफ आप डब्ल्यूटीओ से बाहर जाने की बात कर रहे हैं, डब्ल्यूटीओ की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ एमएसपी गारंटी का जिक्र कर रहे हैं। एक किसानों की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से ये मुद्दा है कि एमएसपी गारंटी जैसा विषय डब्ल्यूटीओ की शर्तों के साथ संभव नहीं है। तीसरी बात, जब जो कमेटी बनी है एमएसपी गारंटी कानून की, उसमें एसकेएम ने अपने सदस्य नहीं भेजे हैं। एसकेएम अब टूट गया है, लेकिन आप मानते नहीं कि वो कमेटी अगर एसकेएम होता तो वो बात वहां भी हो सकती थी? ये 3 बातों का जवाब मैं चाहूंगा सर। देखिए मनोज जी, आपने 3 सवाल पूछे हैं, मैं एक एक करके उनका उत्तर देने का प्रयास करता हूं। पहला आपने पूछा कि भाई जो 5 फसलों का जो सरकार ने प्रपोजल दिया था, उसका दायरा क्यों नहीं आप लोग बढ़वा लेते? देखिए सवाल ये है कि सरकार जिन फसलों का एमएसपी घोषित करती है, 23 फसलों का, सीआरआई एसआईएल की रिपोर्ट कहती है 23 की 23 फसलों का एमएसपी पे गारंटी कानून 21,000 करोड़ के खर्चे में 1 साल के में बढ़ जाएगा। भाई अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग फसलों की खेती होती है, तो हम इसलिए मांग कर रहे हैं कि जिन 23 फसलों का एमएसपी सीएसीपी यानी सरकार की संस्था घोषित करती है, उनकी तो कम से कम गारंटी दी जाए। एक बात। दूसरी बात, देखिए डब्ल्यूटीओ और एमएसपी का विषय जुड़े हुए हैं। भारत का खेती सेक्टर डब्ल्यूटीओ से बाहर आए, इस चीज की हम डिमांड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसका एक कारण है। देखिए डब्ल्यूटीओ क्या करता है, डब्ल्यूटीओ में जो नियम है, जब 94-95 में डब्ल्यूटीओ, पहले गेट बोला जाता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, उसके बाद 94-95 में जब एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर हुआ,
तो उसके फिर नाम बाद में बदल के WTO हो गया इसका नाम 94-95 में। आर्टिकल 20 में एग्रीकल्चर है। महत्वपूर्ण बात ये है कि WTO ये कहता है कि भाई वॉल्यूम, देखिए जो WTO ये कहता है कि पैसे की वॉल्यूम वाइज जो टोटल प्रोडक्शन होगा, भारत सरकार मात्र उसका 10% ही प्रोक्यूर कर सकती है, वो भी पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के नाम पे, फूड सिक्योरिटी के नाम पे। और लेकिन दूसरी तरफ जो एक प्राइस दिया जाता है, जो उचित भाव अपने किसानों को दिया जाता है, उसको तो उन्होंने ला दिया एम्बर बॉक्स सब्सिडी में, लेकिन ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के नाम पे अमेरिका जैसे अन्य विकसित देशों को उन्होंने बिल्कुल खुलेआम छूट दे दी है। तो हमारा ये कहना है कि भाई जो अब की बार अगर आप देखेंगे, जो अब की बार WTO की मिनिस्ट्रियल बैठक हुई है अबू धाबी में, वहां पे एक सरकार ने सही दिशा में कदम उठाया है। सरकार ने जो भारत के अलावा अन्य 40 विकासशील देशों ने जो प्रपोजल मूव किया, जिसमें कहा गया कि भाई जो ये पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के लिए जो ये 10% की जो लिमिट है, इस लिमिट को भी अमेंडमेंट करी जाए, इसमें भी बदलाव किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए जो अभी तक टेम्परेरी क्लॉज है, जिसको पीस क्लॉज बोलते हैं, वो टेम्परेरी है। उन्होंने कहा है कि इस पीस क्लॉज को, इस टेम्परेरी क्लॉज को परमानेंट किया जाए। तीसरी बात जो वहां से मूव करी गई है भारत समेत 47 विकासशील देशों में, वो ये है कि जो अचानक से विकसित देशों की तरफ से जो बड़ी मात्रा में जो फूड भेज दिया जाता है हमारे विकासशील देशों में, तो उसको उसके रोकने के लिए जो स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म है SSM, उनको मजबूत करने का अधिकार विकासशील देशों को दिया जाए, जिसके तहत वो ज्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी लगा सकते हैं। तो आप इसी तरीके से देखेंगे 20 तारीख को सरकार ने ऑफ सीजन में ये कहा कि भाई हम गन्ने का FRP 25 रुपया क्विंटल बढ़ाते हैं। हरियाणा सरकार ने उसके 2 दिन बाद भी ये कहा कि भाई जो सोसाइटियों का जितना भी कर्जा है, उस पर जो ब्याज लगा है, जो पेनल्टी है, उसको हम हटाते हैं। ये पर्याप्त नहीं है। ये जो कदम उठाए हैं ये सही दिशा में है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। हम कह रहे हैं कि जो एक एंड पॉइंट होना चाहिए जो हमारी मांगों को पूरा करने का, आप इस सही दिशा में जो एक कदम उठा रहे हैं, इसको आप आगे लेके जाइए, आगे ले जाके इसको पूरे आप सिरे तक पहुंचाइए इसको आप, ताकि हमारी मांगे भी पूरी हो जाए और किसानों को इंसाफ और किसानों को न्याय मिल सके। नहीं, बिल्कुल अभिमन्यु जी, ये बेशक अच्छी बात है, लेकिन जो बात विषय यही पे फंसता है कि WTO और MSP की गारंटी एक साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं, वो एक चर्चा और चुनौती का विषय है। मैं एक महत्वपूर्ण बात मेरी और रह गई है अभिमन्यु जी, MSP कमेटी में पिछला किसान आंदोलन हुआ, 13 महीने चला, उसमें सरकार ने कमेटी बनाई, 18 जुलाई 2022 को उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। उससे पहले SKM से नाम मांगे गए, 3 नाम मांगे गए थे, लेकिन SKM की तरफ से नई नाम भेजे गए। SKM में टूट हो गई, वो SKM अलग है, आप SKM गैर राजनीतिक के बैनर तले आंदोलन कर रहे हैं। अब क्या मानते हैं कि वो जो 3 नाम अगर उस कमेटी में भेजे होते, तो आज जो लड़ाई सड़कों पर लड़ी जा रही है, वो लड़ाई किसी बेहतर कमरे में लड़ी होती और सरकार के बहुत पास होती। आप मानते हैं कि उस वक्त चूक हुई थी, जो 3 नाम नहीं भेजे गए थे कमेटी में? मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं अभिमन्यु जी? जी, मुझे आवाज आ रही है। जी, मैंने वो सवाल पूछा जो SKM, एक प्रधानमंत्री MSP कमेटी जो बनाई थी 18 जुलाई 2022 को उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, सरकार ने उसके लिए भी एक पहल हुई थी। मैंने आपका सवाल सुन लिया। देखिए, मुझे ये बताइए, जिन लोगों की मांग है, जिन लोगों ने कोई डिमांड करी है, तो कोई कमेटी बने या कोई विचार चर्चा हो तो उन्हीं लोगों से तो होनी चाहिए ना। अब आपने ये कहा कि भाई आप लोग आंदोलन कर रहे हैं तो हमें आपसे बात करनी है, तो जो आंदोलन में बैठे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, कोई बातचीत अगर सरकार को करनी है या किसी और को करनी है तो उन्हीं से तो होगी ना जो संघर्ष कर रहे हैं। अब सरकार ने उस कमेटी में क्या किया, 26 पद उन्होंने अपने ऐसे ले लिए जो सरकार के ही पदाधिकारियों के थे या सरकार के ही समर्थक लोगों के थे। ऐसे लोगों के थे जो लोग हमारे पिछले आंदोलन का विरोध कर रहे थे, जो आज भी हमारे आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, हमें भला बुरा कहते हैं। 3 जगह हमारे लिए दे दी गई कि भाई जो आंदोलन करने वाले हैं आप भी आ जाइए। अरे भाई, लठ खाए हमारे लोगों ने खाए, आंसू गैस के गोले झेले हमारे लोगों ने झेले, मुकदमे लगे हमारे साथियों पे लगे। तो जो पिछली बार जो MSP कमेटी बनी,
हाँ, अगर उसमें ये होता कि 3 आदमी सरकार की तरफ से और 26 आदमी आंदोलनकारियों की तरफ से जिनकी मांग है, वो तो बात समझ में भी आती 2 मिनट के लिए। कम से कम बराबर-बराबर तो कर लेते। उन्होंने हमारे 3 छोड़ दिए, वो 26 कर दिए, यानी कोई भी बात होगी वो 26 3 के बहुमत से अपने अनुसार काम चलाते रहेंगे। हमारी बातों का कोई अर्थ नहीं होता। तो इसीलिए हमने उस चीज को नकार दिया, पहली बात। दूसरी बात, अब क्या चर्चा करने की जरूरत है एमएसपी के ऊपर? भाई माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के, कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने ही तो सिफारिशें भेजी थी ना उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, कि डॉक्टर साहब खाली एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होगा, एमएसपी पे खरीद की गारंटी होनी चाहिए। उनके साइन भी है उस रिपोर्ट पे, तो ज्यादा नहीं तो उसी रिपोर्ट को लागू कर दिया जाए। अब बार बार कमेटी बनाने की क्या जरूरत है? पिछले 77 सालों से कमेटियों का ही तो खेल चल रहा है, और इसी खेल के कारण ऑन रिकॉर्ड 5 लाख और ऑफ रिकॉर्ड 20 लाख से अधिक किसान और खेती और मजदूर सरकार की गलत नीतियों के कारण आत्महत्या पे मजबूर हुए हैं। तो अब ये कमेटी का खेल नहीं चलने वाला, अब तो कानून ही बनाना पड़ेगा, उसी से बात बनेगी। जी, अभिमन्यु जी, बेशक कानून बनना चाहिए, कानून के पक्षधर हम भी हैं, किसानों को उनके फसल का वाजिब दाम मिले। लेकिन अब रास्ता आपको लगता है कि किस तरीके से एमएसपी गारंटी का जो विषय है किस तरीके से सुलझेगा? आंदोलन कारी किसानों को रोक दिया गया है। जैसा कि आप आरोप लगाते हैं कि प्रशासन ने आंसू गैस के गोले छोड़े प्रशासन की तरफ से, और एक युवा किसान की मौत उस पे हो गई, वो बहुत ही दुखद है। इस देश में बहुत शर्मनाक है कि एक युवा किसान ने की मौत उस आंदोलन में हो गई। ये बहुत असहनीय दर्द है किसी भी परिवार के लिए और देश के लिए। लेकिन अब ये आपको कैसे लगता है कि मांग कैसे सुलझेगी? सरकार के से आपको लगता है कि बातचीत के दरवाजे रास्ते जो हैं वो बंद हो गए हैं, बातचीत का कोई प्रस्ताव नहीं आ रहा है, चुनाव बहुत पास है, आचार संहिता लग जाएगी, किसान आंदोलन अ, रुका हुआ है, थमा हुआ है, किसान आगे निकल रहे हैं, खेतों में फसल खड़ी है। अब कैसे एक किसान नेता के तौर पर आपको लगता है कि इस आंदोलन का समापन किस तरीके से होना चाहिए जिससे किसानों के हिस्से जीत आए, कैसे सुनिश्चित हो सके? देखो, किसानों की मांगे पूरी करना और आंदोलन को समापन करना वो तो सरकार के हाथ में है। सरकार को हमने लिखित में 12 मांगे दे रखी है, और वो मांगे नहीं, मैं कहूंगा वो वायदे हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग समय पे देश के किसानों के साथ किए। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी मांगों की बजाय उन वायदों को पूरा किया जाए जो प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग समय किसानों के साथ कर रखे हैं। तो एक ही तरीका है, सरकार अपने वो वायदे पूरे कर दे, हमारी बात सुन ले, सरकार एमएसपी पे गारंटी का कानून बना दे, सरकार किसान मजदूरों की कर्ज माफी कर दे। सरकार जब इन तमाम मांगों को पूरा कर देगी तो आंदोलन अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। हाँ, देखिए मैं एक चीज जरूर कहता हूँ मनोज जी, लोकतंत्र में समाधान बातचीत से ही होगा। लोकतंत्र में समाधान ना तो गोलियों से हो सकता है, ना लक्ष्य से हो सकता है, ना ही हिंसा से हो सकता है, किसी चीज से नहीं हो सकता। हम अपनी जवाबदेही, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, इसलिए किसी भी किसान ने आज तक 13 फरवरी से आंदोलन चल रहा है, किसी भी किसान ने 1% भी किसी तरह की हिंसा नहीं करी है। और जो आप कह रहे थे आंसू गैस, में थोड़ा उसमें सुधार कर दूं, आंसू गैस नहीं, जहरीली गैसों के गोले छोड़े जा रहे हैं। हमने सामने रह के उनको सहा है, जब वो गोले पड़ते हैं, आंसू गैस से तो सिर्फ आंख में एक वो होता है, दिक्कत होती है, आंखों में पानी आता है, यहाँ पे हो जाता है थोड़ा सा मुंह पे। लेकिन ये जो गोले इस्तेमाल किए जा रहे हैं जहरीली गैसों के, ये गोले एकदम से नर्वस सिस्टम पे अटैक करते हैं, एकदम से हार्ट पे अटैक करते हैं और ऑक्सीजन सप्लाई लाइन को ये तोड़ देते हैं। आपके ही कुछ पत्रकार साथी भी जो यहाँ पे उस दिन मौजूद थे 13, 14 और 21 तारीख को, उन्होंने भी उनका असर सहा है, उस चीज को झेला है, और वो सारे वीडियो में विजुअल्स में मौजूद भी है। तो मुझे ये लगता है कि सरकार को, देखिए हमारा मुल्क तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन उस लोकतंत्र में सरकार बात नहीं कर रही, सरकार गोलियां, सरकार लठ चलवा रही है। तो सरकार यदि बातचीत के माध्यम से हमारे मुद्दों का समाधान करना चाहती है, तो मुझे लगता है वही एक तरीका हो सकता है। सरकार को बातचीत अगर सरकार करेगी तो निश्चित तौर पे हम जाएंगे, और अगर सरकार बातचीत ही नहीं करना चाह रही तो फिर तो चाहे 2024 के चुनाव की आचार संहिता लग जाए, चाहे 2029 के चुनाव की आचार संहिता लग जाए, चाहे 2034 के चुनाव की आचार संहिता लग जाए, फिर तो हम यहाँ बैठे हैं अपना, पूरे देश में आंदोलन को फैला रहे हैं, सड़क पे हम बैठे हैं। जब सरकार को हमारे बारे में कोई फिक्र होगी तो सरकार आके बात कर लेगी, बात सुन लेगी। जी, अभिमन्यु जी, खनौरी बॉर्डर पर जिस दिन वो घटना घटी जिसमें शुभकरण की मौत हो गई, शुभकरण को, आखिरकार क्या हुआ? उसके बाद आपका एक बयान भी वायरल हुआ था। क्या हुआ था उस दिन, मैं एक बार जानना चाहूंगा कि अचानक से किसान और लगातार किसान और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां आमने सामने थी, लेकिन वो सिनेरियो कैसे बना कि जिसमें एक युवा किसान की मौत हो गई?
देखिए 21 तारीख को हमारा 11 बजे आगे बढ़ने का कार्यक्रम था। लगभग 10:30 बजे के आसपास हमारे पास संदेश आया शंभू बॉर्डर से कि भाई अभी सरकार से कोई बातचीत की कोई आगे चीज बढ़ रही है, इसलिए आप थोड़ा रुक जाइए। हम वहीं पे थे, हमारे उस समय के वीडियो विजुअल सब मौजूद है, बिल्कुल बैरिकेड के पास थे हम। बैरिकेडों की और किसानों की लगभग 100 मीटर की दूरी थी। तो हमने ये संदेश दिया और माइक से ही किसानों से शांति की अपील करी, धैर्य की अपील करी, और किसान पूर्ण तरीके से शांति और धैर्य में थे। लगभग ये बात होते होते 12 सवा 12 हो गए। कोई फोन मिल नहीं रहा था क्योंकि जो जैमर लगाए हुए थे, कोई नॉर्मल कॉलिंग भी नहीं हो पा रही थी। तो हमारे शंभू बॉर्डर से कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा था, ना ही उनके फोन आ रहे थे, ना ही हमारे फोन जा पा रहे थे। तो हम लोग आराम से बैठे थे वहीं, सब किसान आराम से शांतिपूर्ण तरीके से थे। लगभग 12 सवा 12 बजे जो पुलिस वाली साइड से कुछ लोग सिविल ड्रेस में कुछ गलत इशारे करने लग गए और कुछ नारे लगाने लग गए। तो उन्होंने वो नारे उकसाने के लिए लगा रहे थे, तो कुछ नौजवानों ने, इधर से किसानों ने ऐतराज किया। तो वहां पे अचानक से 15 सेकंड के लिए वाटर कैन अभिमन्यु जी से हमारा संपर्क कट गया है, उनको वापस जोड़ने की कोशिश रहेगी। उनके साथ संभवतः इंटरनेट पे कुछ प्रॉब्लम है उस तरफ। जैसे उनका इंटरनेट आएगा हम उनसे वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे। जी, अभिमन्यु जी से संपर्क टूट गया। अभिमन्यु जी को वापस जोड़ने की कोशिश होगी। अभिमन्यु जी जैसे ही जुड़ते हैं हम उनको फिर से वापस बातचीत में लेंगे। लेकिन आपने बताया कि जिस तरीके से देखा कि किस तरीके से आंदोलन को लेकर किसान संगठनों की प्लानिंग है कि अगर अब आंदोलन और लंबा चलेगा। वापस अभिमन्यु जी वापस जो कनेक्ट हुए हैं। जी, जी अभिमन्यु तो जी मनोज जी, जो जो मैं कह रहा था, वहां पे अचानक से 12 सवा 12 बजे के आसपास से 15 सेकंड तक बिल्कुल खुले में, जहाँ कोई नहीं खड़ा था, वहां पे वाटर कैनन उन्होंने चलाया। 15 से 20 सेकंड में सिर्फ एक बार चला है बॉर्डर पे, वो भी किसी किसान के ऊपर नहीं चलाया गया। तो वो एक सिग्नल था उनका। जैसे ही वो वाटर कैनन चल के बंद हुआ, तो 4-5 आदमी जो किसानों के वेश में जो हमारे बीच में प्रशासन ने भेज रखे थे, वो तुरंत निकल के पुलिस वाली साइड चले गए। और उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट हैवी गोलाबारी शुरू कर दी, जहरीली गैसों से बमबारी शुरू कर दी। और देखिए, एक कोई युद्ध हो तो युद्ध में भी नियम होते हैं कि जो मेडिकल कैंप होंगे उनको निशाना नहीं बनाया जाएगा। लेकिन जो यहाँ मेडिकल कैंप थे उनको भी निशाना बनाया गया, उनकी दवाइयां उठा के ले गए वो लोग। और जो मेडिकल टीम थी उनको भी चोट मारी गई। और लगभग 1 सवा 1 बजे जो किसान थे शुभकरण सिंह, उनको गोली लगी। और हम मेडिकल कैंप के पास ही थे सब किसान। तो हमारे आंखों के सामने वो वहां पे आए, मेडिकल एड देने की कोशिश करी गई, लेकिन उनका शरीर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। और मतलब हमारे हाथों में से ही फिर उनको एम्बुलेंस में लेके गए। और वो पातला तक पहुंचे थे, वहां पे जो साथी थे उन्होंने इन्फॉर्म किया कि भाई उनका देहांत हो गया, उनकी शहादत हो गई है। तो मतलब ये सारी चीजें हमारी आंखों के सामने हो रही थी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, आज तक वो चेहरा और वो उनकी मुड़ी हुई गर्दन, वो मतलब आंखों के सामने से वो जाती नहीं है जो हमने उस दिन देखा। जी मैंने जैसे शुरू में कहा कि उम्मीद नहीं थी कि हमारे आजाद मुल्क में जलियांवाला बाग कांड पार्ट 2 देखने को मिलेगा और जनरल डायर पार्ट 2 देखने को मिलेंगे, लेकिन वो सब देखा उस दिन। 3 साढ़े 3 बजे के आसपास वो लोग बैरिकेड कूद के आए, पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे। गाड़ियां तोड़ी गई, बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है अब इंटरनेट खुलने के बाद। ट्रैक्टरों की जो तेल की पाइप थी, डीजल की पाइप थी, वो काट दी गई, डीजल नीचे गिरा दिया गया। और ऊपर से वो हैवी शेलिंग कर रहे थे, हैवी गोलाबारी कर रहे थे। अगर वो परमात्मा ना करे, अगर वो कोई घोड़ा उस डीजल के ऊपर गिर जाता तो शायद बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, वहां आग भी लग सकती थी। हमारे नौजवानों ने आगे बढ़ के वो डीजल के ऊपर मिट्टी डाली। तो उन्होंने, एक हमारे साथी प्रीतपाल सिंह जो लंगर लेके आए थे नवे नवे गांव से, वो ट्रैक्टर के आराम से बैठे थे, उनको अगवा किया। उनके अलावा 3 और किसानों को अगवा किया, उनको बोरी में डाल के इस तरीके से पीटा। मतलब जानवरों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। तो ये सब हुआ उस दिन। और मुझे तो कम से कम उम्मीद नहीं थी कि हमारे आजाद देश में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो सब अपनी आंखों से भी देखा, वो चीज सही भी। तो ये सब उस दिन मनोज जी हुआ था। जी मीनू जी, ये बेहद दुखद है, बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो हुआ, एक युवा किसान की अगर मौत हो गई, ये बहुत ही दुखद है। लेकिन मैं इस पर आऊंगा, क्या आप मानते हैं जो पिछला किसान आंदोलन हुआ था उस पर जब लाल किले के अंदर कुछ
उपद्रवी घुस गए, और जो इस तरह के अनुभव होते हैं, उस तरह के अनुभव के बाद क्या आपको लगता नहीं कि इस तरह का जो सिनेरियो क्रिएट हुआ उसकी वजह से एक युवा किसान, तो मैं मानता हूँ प्रशासनिक असफलताएं हैं, तो कैसे कहीं ना कहीं आपस में आपको लगता नहीं कि पुराने अनुभवों से एक नया अनुभव क्रिएट होता है और ये समस्या वहीं उस वजह से भी क्रिएट होती है? देखो मनोज जी, मुझे तो 12 साल 13 साल हो गए, सामाजिक 13 साल हो गए सामाजिक जीवन में। मैंने तो आज तक इस तरीके का पुलिस या आतंक, इस तरीके के जुल्म मैंने तो देखे नहीं थे। आंसू गैस के गोले चलते भी देखे थे, लाठीचार्ज भी देखा था, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी देखा था, लेकिन सीधी गोली चलाना, छर्रे मारना, जहरीली गैसें डालना, फेंकना, ये मैंने पहली बार देखा था। और ठीक है ये बात आपकी कि सरकार का जुल्म पिछले आंदोलन के मुकाबले इस बार 10 गुना ज्यादा हो गया है। ये तो सच्चाई है। सरकार मतलब जुल्म पिछली बार भी उन्होंने बहुत किया था, जब हम दिल्ली की तरफ जा रहे थे बहुत जुल्म किया था, लेकिन अब की बार वो जुल्म की जो इंतहा है, जो जुल्म का स्तर है, वो कम से कम 10 गुना बढ़ा हुआ है। सीमेंट के पक्के बैरिकेडिंग किए हुए हैं, सारी चीजें ये कर रहे हैं। तो हम शांतिपूर्ण हैं, शांतिपूर्ण रहेंगे, और हमारा ये प्रयास भी है, हमारी जिम्मेदारी जी, अभिमन्यु जी, एक कि एक हम सवाल मैं और अपने लेना चाहूंगा आपके आंदोलन पास। को शांतिपूर्ण तरीके से चलाएं। जी, जी, अभिमन्यु जी, एक सवाल मैं लेना चाहूंगा, आपके पास समय अभाव है, मैं एक सवाल, आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। अ, जैसा कि आप आंदोलन को विस्तार करने की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ आंदोलन में आप दूसरे राज्यों से किसानों को भी दिल्ली चलो कॉल दिया हुआ है, लेकिन एसकेएम की जो टूट है, हम देखते हैं कि जो एसकेएम है, जिसे कम्युनिस्ट एसकेएम के तौर पर भी पहचाना जाता है, उसको एसकेएम नेशनल एसकेएम भी कहा जा रहा है। तो उन्होंने भी एक कमेटी बनाई है, उन्होंने भी इसी तरह का जिक्र किया है। आपको लगता है नहीं कि जो किसान संगठन है, किसान नेताओं में जो एकजुटता का अभाव है, उसकी वजह से किसानों के मुद्दों को हल करने में समस्या आ रही है? मौजूदा वक्त में जो किसान, सारे किसानों को एक करने की कवायद नहीं होनी चाहिए। 14 मार्च का जो कॉल है, अभी मेरा जो संपर्क टूटा है, अभिमन्यु जी की तरफ थोड़ा सा इंटरनेट की समस्याएं हैं। जैसे अभिमन्यु जी लौटते हैं, उनसे फिर बातचीत करेंगे। आखिरी सवाल किसान एकता पर वाजिब बनता है यहाँ पे। अभिमन्यु जी से गुजारिश रहेगी कि अगर वो वापस जुड़ सकते हैं तो हम उनको वापस जोड़ते हुए बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ अभिमन्यु कोहाड़ जी थे। अभिमन्यु कोहाड़ जी असंयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के पदाधिकारी हैं। सरकार के साथ जो बातचीत हुई है इस किसान आंदोलन में, उस बातचीत में किसान प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे और इस आंदोलन का युवा चेहरा बनकर उभरे हैं। लगातार खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन को लीड कर रहे हैं, किसानों की मुद्दों को लेकर प्रखर आवाज बनकर उभरे हैं। लगातार इससे पहले भी हमने देखा कि हरियाणा में कई किसान आंदोलन को उन्होंने लीड किया है और किसानों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं। उनके साथ हमने सारे विषयों को समझने की कोशिश की। हमने उनके साथ सभी विषयों पर विस्तार से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि हम कैसे जो किसान के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, एमएसपी गारंटी का विषय है, किसान एकता के विषय पर हम लोग चूक करने से बात, किसान आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ा, क्या अब किसान संगठनों की योजना है, उस पर हमने विस्तार से बातचीत करने की कोशिश की है।